जो पुलिस कमिश्नर है वो बता रहे हैं कि 500 संदिग्ध तो अब तक पकड़े गए हैं। 1 हफ्ते का हालांकि उन्हें टाइम दिया गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। वैभव जी, अगर जांच पड़ताल में इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि किसी के पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई ऐसे ही यहाँ पर रह रहा है, तो क्यों ना फिर शक की निगाह से देखा जाए और क्यों ना फिर डॉक्यूमेंट मांगे जाएं? ये तो देश के लिए नुकसान है ना। देखिए रचना घुसपैठियों को कोई भी सरकार डिपोर्ट करेगी तो किसी भी देश के नागरिक या किसी भी राजनीतिक दल को कोई आपत्ति नहीं। तो ये जो बात की जा रही है, केशव मौर्य कह रहे थे कि ये रिश्तेदार हैं, तो 9 साल तक केशव मौर्य के रिश्तेदार थे जो आप चुपचाप उनको खिला रहे थे, ये बात। दूसरा मतलब भी आपकी आपत्ति सिर्फ टाइमिंग को लेकर है? नहीं, टाइमिंग को भी लेके नहीं है। बेसिकली ये आंतरिक सुरक्षा का मामला है और ये बेहद गोपनीय होता है। गोपनीयता से इसको करके लोगों को डिपोर्ट करना सरकार की जिम्मेदारी थी। लेकिन सरकार इसमें नंगा नाच कर रही है और अपने मूल मुद्दों को भटकाना चाहती है जो जनता के मुद्दे हैं। वोटर जांच की बात अपर्णा कह रही थी, तो वोटर जांच हर साल जनवरी में बहन होता है, जिसमें जो लोग नए 18 वर्ष के होते हैं उनका नाम जोड़ा जाता है और जो लोग मृत हो जाते हैं उनको काटा जाता है। तो ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। तो जो एसआईआर के नाम पे बवंडर बनाया है वो कुछ अलग है, आप पहले उसको पढ़िए। दूसरी बात, एसआईआर में ये कह रहे थे बहन आप ना, अगर आपके बीच में मैंने बोला हो, अगर आपके बीच में बोला हो तो बोलिए, नहीं तो मर्यादा तोड़ना तो भाजपा की निशानी है। तो प्लीज अगर बीच में नहीं बोलेंगे आप अपना बोलिए, ठीक है। एसआईआर में घुसपैठिया के नाम पर अगर अपर्णा आप ये कहती हो कि एसआईआर में घुसपैठियों को किनारे किया, तो 2 मामले होते हैं। एक तो पहले बिहार में कितने घुसपैठिए पकड़े गए ये आप बता दीजिए, भारत सरकार बता दे, चुनाव आयोग बता दे, चाहे बिहार की सरकार बता दे। और दूसरा मामला ये है कि चुनाव आयोग के पास इस बात का अख्तियार नहीं है, राइट नहीं है कि वो नागरिकता डिसाइड करे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरी बात, जनता, पहले क्या होता था कि सरकार, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी थी कि हर वोटर को रजिस्टर करे। लेकिन अब क्या है कि चुनाव आयोग ने सारी जिम्मेदारी जनता पे थोप दी है कि भाई आप पहले डॉक्यूमेंट दो तब तो आप वोटर, नहीं तो तुम जहां जाओ हमसे नहीं मतलब है। तो मतलब पहले जनता सरकार चुनती थी, अब सरकार ही जनता को चुनेगी, वोटर को चुनेगी, ऐसी परिपाटी शुरू हुई है। तीसरा, अभी आलोक जी जो कह रहे थे कि जन आंदोलन, आलोक जी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, चैलेंज करता हूं, किसी एक मुद्दे को ऐसा नहीं है कि ये सरकार सर्वगुण संपन्न है, आपकी नजर में भी कुछ चीजें गलत सही हो रही होंगी। तो आपको मैं चैलेंज करता हूं, किसी एक मुद्दे को लेके अपने जिला मुख्यालय पर एक धरना देने के लिए आप खड़े होइए। अगर लाठी मारकर आपको बाहर नहीं कर दिया जाए तो जो कहिए सो। सवाल यह है, जब बनारस में प्रधानमंत्री आते हैं या बनारस में कोई भी आंदोलन, अभी पिछले दिनों बनारस में यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम था, अरे प्लीज, यूथ कांग्रेस का एक कार्यक्रम था जिसमें यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कार्यक्रम ही नहीं करने दिया गया। जितने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के नेता थे उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। तो आंदोलन करने का जगह क्या इस सरकार ने कहीं छोड़ा है? क्या कभी कोई अनुमति मिलती है कि हम ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अनुमति दे दीजिए? नहीं। हालांकि जब बात जन आंदोलन की हो रही थी, जब बात जन आंदोलन की हो रही थी और सड़कों पर आने की हो रही थी, तो मुझे तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ही समझ में आई। भारत जोड़ो यात्रा जो देश के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरी, सैकड़ों नहीं हजारों लोगों को राहुल गांधी साथ में लेकर चल रहे थे। तो ये तो डॉक्टर आलोक पांडे की बात का जवाब हो गया कि क्यों नहीं विपक्ष के नेता जन आंदोलन छेड़ते या लोगों के बीच में जाते। तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये सब कुछ देखा, लेकिन बावजूद इसके विपक्षी नेता जब इस तरह के जन आंदोलन करते हैं तो उसका उस तरीके से फायदा मिलता नहीं है। अरे सर, हम 50 बार बोल चुके हैं इस सरकार के खिलाफ भी। नहीं बोल चुके हैं। आपका एक आध वीडियो में देखना चाहूंगा कि आप सरकार के खिलाफ कभी बोले हो। मैंने एक ताजा उदाहरण आपको दिया है। अब वैभव जी, कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये भी आप ही बताएंगे। कोई क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा ये आप ही बताएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैंने कहा यूथ कांग्रेस का एक ताजा, मैंने उसे पूछा तो वैभव जी, मैंने उसे पूछा तो सही, वो जन आंदोलन की बात कर रहे थे, मैंने उन्हें पूछा तो कि राहुल गांधी से बड़ी भारत जोड़ो यात्रा किसी नेता की याद नहीं आती मुझे। भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चले राहुल गांधी, लोगों को साथ लेकर चले। कौन से नेता ने कर ली ऐसी जन आंदोलन यात्रा? एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें पैदल मार्च करने नहीं दिया गया। अब बात ये करती हैं, कांग्रेस के जमाने में यही
जो भाजपा के नेता थे वो कहते थे कि हम लाल चौक पे झंडा फहराएंगे जी, सिक्योरिटी थ्रेट था। कांग्रेस ने कहा कि भाई उनको हेलीकॉप्टर से ले जाइए और तिरंगा झंडा फहराइए, क्योंकि ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन प्रोटेस्ट का अधिकार इस सरकार ने कैसे कुचल दिया है, आप उठा के देख लीजिए कि 13 महीनों तक किसान दिल्ली के बॉर्डर खड़े रहे, 700 किसानों की शहादत हो गई। आंदोलन छेड़िए ना, जेल भरो आंदोलन छेड़िए ना। करेंगे मिस्टर आलोक, आपकी ये बात भी पूरी करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए, आपस में मत लड़िए। मेरा अब सवाल जो है वो शरद जी से। आप ये तमन्ना भी पूरी करेंगे और जल्द करेंगे। ठीक है, मैंने देखा है जब विपक्षी नेता सड़कों पर आते हैं तो डिटेन करके कैसे उन्हें गाड़ियों में ठूसा जाता है ना, वो भी हमने देखा है। सड़कों पर आंदोलन करने के लिए आते हैं तो कैसे उन्हें जबरन वहां से हटाया जाता है, जबरदस्ती हाथ पैर पकड़कर कैसे घसीटा जाता है, वो भी हमने देखा है। और जहां तक बात जन आंदोलन की है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उसका जीता जागता एग्जाम्पल है, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष पिछड़ता क्यों है? विपक्ष आम लोगों को अपने साथ में जोड़ क्यों नहीं पाता? और अगर जोड़ पाता है तो रिजल्ट में वो क्यों नहीं दिखता चुनावों में? शरद जी, मेरा सवाल आपसे है। शरद जी। रचना जी, आपने नोटिस किया होगा मैंने किसी के बीच में नहीं बोला है। मेरा आपसे निवेदन है, बार-बार बोल रहे हैं तो वैभव जी को मना लीजिएगा। मेरा आपसे एक निवेदन है कि बाकी साथियों का माइक बंद कर दीजिए, मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आता है तो थोड़ा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, फिर मैं अपनी बात शुरू कर सकूं। जी देखिए रचना जी, जो मैंने 90s के या 20th के जो दशक में जो देखा था, तब से समाज के मूल्य बहुत बदल गए हैं, मीडिया बहुत बदल गया है, सोशल मीडिया आ गया है। लेकिन मैंने 6ठी क्लास से सिविक्स की किताबें पढ़ी हैं और मैंने लोकतंत्र के 4 स्तंभ पढ़े हैं। उसमें जो मीडिया का स्तंभ है, क्षमा कीजिएगा कुछ बातें कड़वी लग सकती हैं, बट मेरे सुनने का धैर्य रखिएगा। जो हिरेन जोशी जी का भी पीएमओ में हाल हुआ है ना, वो एक तरीके से गोदी मीडिया के चेहरे को उजागर करता है कि उनको पीएमओ क्या समझता है और किस लायक हैं वो। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, मैं जब शुरुआती सामाजिक जीवन में आया तो मैं अक्सर टोकता था कि उनको भाजपा का प्रचारक या संघ प्रचारक लिखना चाहिए। अब मैंने बोलना बंद कर दिया है, क्योंकि जनता भी जानती है कि कौन क्या बोल रहा है, एक एक चेहरे के मंतव्य और भाव को जानता है, सबका एक पैटर्न है। मैं बोलूंगा समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, वैभव जी बोलेंगे कांग्रेस की बात करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक 90% सत्ता से सवाल करने की आदत छोड़ चुके हैं। अब वो सिर्फ सलाहकार बन गए विपक्ष के। वो सिर्फ विपक्ष को बताना चाहते हैं क्या करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा, शब्द थोड़े कड़वे हैं, उनकी हैसियत नहीं है सरकार से सवाल करने की। डॉक्टर साहब, आपसे इतने सीनियर आदमी हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं? मेरे कैमरे पे आ रहा है, आप बोलिएगा। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना। आराम से आलोक पांडे जी, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा ना। पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे की भाषा में बात करिए। क्या हुआ? अरे शांत हो जाइए भाई, शांत हो जाइए, आप दोनों ही शांत हो जाइए। डॉक्टर पांडे, आपकी बारी आएगी तो प्लीज बोलिएगा ना। आपकी हैसियत दिखा दी तो आप तड़प गए। शांति से सुनिए। आप तुम पे आ गए, अब आप तुम पे आ गए। अरे हैसियत देखना, अब आप तुम पे आ गए, बताएंगे। अब आप तुम पे आ गए। डॉक्टर पांडे प्लीज, डॉक्टर आलोक पांडे प्लीज थोड़ी सी डिग्निटी, थोड़ी सी शांति बनाए रखें। अभी शरद जी अपनी बात पूरी कर लेंगे ना, तो आप ही के पास आऊंगी तब बोल लीजिएगा जो भी बोलना है। हाँ, अब इसको छोड़ते हैं। जो ये अभी उतावलापन हुआ, दर्शकों को मैं यही निकाल के बाहर रखना चाहता था। अब दर्शक तय कर लेंगे कौन क्या है। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूं। देखिए, एसआईआर के लिए लगातार लोग बोल रहे हैं घुसपैठिए चिन्हित करना है, लेकिन बिहार में संख्या नहीं दी, सरकार बदल चुकी है। आज तक ना लोकसभा में दी, ना चुनाव आयोग ने किसी प्रेस घोषणा में दी, ना विज्ञप्ति में नहीं दी, कोई चिट्ठी निकला, ना कोई लेटर निकला है। कम से कम देश को नहीं पता कि बिहार में घुसपैठिए कितने चिन्हित हुए, तो उनको निकालना तो भूल ही जाइए। बात तो झारखंड को लेकर भी डेमोग्राफी चेंजेस की हो रही थी, बात तो झारखंड को लेकर भी हो रही थी, अब बात पश्चिम बंगाल को लेकर भी हो रही है। आप मुझे बात समाप्त कर लेने दीजिए प्लीज। अभी डीआईजी बनारस ने बोला कि हमने 500 चिन्हित किए हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। तो वो भूटानी और नेपाली, पाकिस्तानी और चीनी नहीं ढूंढ रहे हैं क्या? और जो 500 उन्होंने चिन्हित किए हैं, वो आज रात में झोला उठा के जौनपुर, गाजीपुर, मऊ चले जाएंगे, तो उनके पीछे टॉर्च लेके कहां जाइएगा?
जो आप जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि हर जिले से हमको संख्या दीजिए शाम की ओके रिपोर्ट में, तो हर जिले से संख्या दी जा रही है, यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ मिले यहाँ मिले, और ये 2 करोड़ हो जाएंगे 2 दिन में। मैं आपको बता रहा हूं, तब मुख्यमंत्री जी कहां मिलेंगे? अगर 10 साल से वो यहाँ के मुख्यमंत्री, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा अब जनसंख्या के लिहाज से। उत्तर प्रदेश में जो आबादी है अपर्णा दीक्षित जी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं हो जाएगा यूपी सरकार के लिए? देखिए रचना जी, दोनों प्रवक्ताओं ने